हेलो बच्चास, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 10th में आपका फिजिक्स का चैप्टर है, मीन साइंस में चैप्टर नंबर 13। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए हमारी आईडी आपको दिख रही होगी नीचे लिखी हुई englishbaba.eb, और कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपको दिया गया है। अब शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, मैग्नेट। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जानने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होती है। अब जैसे सबको पता है मैग्नेट क्या है, सब लोग घर पे यूज़ भी करते हैं, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं इससे, है ना। तो अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में सब चीज़ें समझी जाएँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैग्नेट के क्या मतलब हमें क्या यूजेस हैं मैग्नेट की, ठीक है। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट, दैट इज इट अप्लाइज फोर्स ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स। अभी तक तो तुम जस्ट यही सोचते थे कि आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एक मैग्नेट जो है वो स्टील, निकल, कोबाल्ट इन चीज़ों को भी अपनी तरफ फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। और जो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, जो छोटे बच्चों को ऐसे नॉर्मली नहीं पता होती है, कि अगर मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर रुकती है, ठीक है। जो उसकी रेस्ट पोजीशन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। तो आपको दो मैग्नेट की फॉर्म्स दिख रही हैं, दो मैग्नेट की मैंने शेप्स दिखाई हैं। एक बार मैग्नेट है और दूसरा है हॉर्स शू मैग्नेट। जो ये बार मैग्नेट है ये आपको बिल्कुल सिंपल सीधी फॉर्म में दिखाई दे रहा है, और ये हॉर्स शू मैग्नेट मीन्स जैसे घोड़े के पैर में नीचे लगाई जाती है जिस तरह की, वैसी चीज, ठीक है। अब देखिए आगे, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो जो लाइक पोल मतलब जो जब हम सेम पोल के मैग्नेट्स को एक साथ रख देंगे, जैसे कि दो मैग्नेट्स हैं आपके पास और आपने दोनों के सेम पोल जो है वो सामने रख दिए। अगर मान लो मैग्नेट के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ नॉर्थ कौन सा है साउथ कौन सा है, तो आप इसको दोनों को पास में लाएंगे। अगर वो दूर दूर जाती हैं एक दूसरे से, है ना, बचपन में कितना करते थे हम, तो वो जो सामने रखे गए पोल्स हैं वो एक दूसरे से सेम है, ठीक है, मीन्स वो रिपेल करेंगे। ऐसे ही आपको ये वाला दिख रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है क्योंकि ये भी सेम पोल है। लेकिन अगर क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इट मीन्स वो क्या है, डिफरेंट पोल्स हैं। तो अगर अलग अलग पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बस ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे देखिए, मैग्नेटिक कंपास क्या है। ये सब ने नॉर्मली वैसे मूवीज़ में देखा होगा, है ना, जंगल में घूम रहे हैं, मैं हाथ में वो कंपास से लेके डायरेक्शन चेक कर रहे हैं, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये सब चीज़ें। तो यही जो मैग्नेटिक कंपास है ये जनरली कैसी होती है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ बेस एंड अ नीडल, ठीक है। इसमें बेस होता है और इसमें नीडल होती है। अब बेस का मतलब ये जिसके ऊपर ये सब बना है, और नीडल मतलब ये जो अंदर आपको दिखाई दे रही, ठीक है। तो नीडल हैज़ नॉर्थ एंड साउथ टिप, हुज नॉर्थ टिप इज़ पेंटेड रेड। अब दोनों में पहचान करने के लिए कि नॉर्थ वाली टिप कौन सी है साउथ वाली, तो आपको यहाँ पे दिखा रखा है रेड कलर जिस पे हुआ है वो वाली साइड है नॉर्थ और दूसरी क्या है, साउथ। The needle gets deflected when kept close to magnet and it gives the direction of magnetic field। अच्छा, जब भी आप इसको किसी भी मैग्नेट के आसपास रख देते हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब ये अपनी जो है ये डायरेक्शंस बदलती है, और इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगती है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है ये अभी आपको बताते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? The space surrounding a magnet in which magnetic force can be experienced is called magnetic field। जैसे एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सुना होगा कभी तुमने कहते हुए टीचर को। तो इसका मतलब क्या है, मतलब हम अगर कहें ना, पूरी अर्थ जो है वो एक मैग्नेट है, ठीक है, अपने आप में एक मैग्नेट है, क्योंकि हम उसके ऊपर हैं, वो हमें फोर्स लगा के अपने ऊपर रख रही है, ठीक है। हम उसको छोड़ कर नहीं जा सकते अपनी मर्जी से, या उड़ तो नहीं सकते ना। चलो उड़ने वाली जो हैं वो बर्ड्स वगैरह हैं, लेकिन अगर उनका भी पंख टूट जाएगा तो वो नीचे ही गिरेंगे आके। तो जो अर्थ है वो क्या है, एक तरह की मैग्नेट है।
तो वो जो पूरी स्पेस जो उस मैग्नेट ने अपने आसपास फोर्स से बनाई है, वो पूरी की पूरी जो स्पेस होगी वो क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो कैसा दिखता होगा, उसके फील्ड की किस तरह से शेप होती है, ये सब चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है और बहुत मज़ा आता है इसको करने के लिए। कुछ भी नहीं करना है आपको, एक मैग्नेट लेनी है, बार मैग्नेट, ठीक है, उसको एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखना है और उसके ऊपर आपको क्या स्प्रिंकल कर देना है, जो ये आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे पाउडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जब आप उसको स्प्रिंकल करके थोड़ा सा टैप 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 ठक 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 करेंगे ना टेबल पे, ये सारे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। तो अब इसमें है क्या असली जादू, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कितनी सुंदर सी शेप बन रही है ना। देखो कितनी प्यारी सी शेप बनती दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऐसे 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 दिवाली के पटाखों की तरह निकल रहे हैं और ये आपको शेप दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है इसका मतलब समझना। तो पहले तो पढ़िए क्या लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दीज लाइंस आर ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये ध्यान रखना, ये जो डायरेक्शन है ये भूलनी नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को अभी हम डायग्रामेटिक फॉर्म में भी पढ़ेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ को जाती हैं, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, तो बाहर की तरफ तो ये नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, ये डायरेक्शन रहेगी बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या रहेगी, उल्टी रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए ये आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने फिर से दिखा दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ बता रही हूँ मैं, ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। और जब अगर मैं इसको अंदर की तरफ देखूँ तो अगर ये नॉर्थ से साउथ जाती है, कंप्लीट घूम रही है ये, ऐसा नहीं रुक गई यहीं पे, ये कंप्लीट घूमती रहती है, ये अंदर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होगी। तो ये बस याद रखने वाली चीज़ है आपकी। चलिए अब आगे देखिए इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या ऐसी खास बात होती है। फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये इसकी एक मेन बात याद रखनी है आपको। दे आर क्लोज्ड कर्व्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है नॉर्थ से गई और साउथ पे ख़त्म हो गई, नहीं, नॉर्थ से जाते जाते साउथ पे जाएंगे तो अंदर की तरफ, मैग्नेट की अंदर की तरफ उसका रिंग कंप्लीट होता रहता है, ऐसे चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। जो हमें बाहर दिखाई देता है वो ऐसा लगता है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन अंदर वाला जो होता है वो साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेट के अंदर। ठीक है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जैसे मैंने तो तुम्हें ऐसे करके बना के दिखा दिया इस तरह से, ये ऐसा होता नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी चढ़ेंगी नहीं। अगर आप पीछे से दोबारा ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर नहीं आती है। ठीक है, हर लाइन अपना कर्व कंप्लीट करती है और कोई भी कर्व एक दूसरे पे कट नहीं करता है। अगला क्या है, लास्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ टू नॉर्थ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अंदर की तरफ जो उसकी डायरेक्शन होती है वो मैग्नेट के अंदर उल्टी हो जाती है, साउथ से नॉर्थ। बस यही जो है इसकी खास बातें आपको याद रखनी है। ये देखिए मैंने फिर से आपको दिखा दिया है, इस तरह से ये बनता है, कंप्लीट कर्व भी हो रहा है और डायरेक्शंस भी आपको कंप्लीटली दिखाई जा रही हैं। कैसे डायरेक्शंस दिखाई जा रही हैं, बाहर की तरफ देखिए ये नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ को जा रही हैं, और अंदर देखिए उल्टा हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ वापस आ रही हैं। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, इसका कर्व भी कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई भी इसके ऊपर इंटरसेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे। ये इतना खास पूछा नहीं जाता, पर मैंने ऐसे सोचा कि आपको चलो दिखा दिया जाए कि किस तरह से हम बार मैग्नेट की हेल्प से, या बार मैग्नेट के साथ अगर हम नीडल रखें, कंपास नीडल रखें, तब भी हम उसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो ये वाला बहुत इजी है, आप अगर लैब कभी आपको टीचर करवाए तो भी आप करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। एक बार मैग्नेट लेनी है आपको, इसके पास आपको क्या रख देनी है, छोटी छोटी नीडल्स होती हैं वो रख देनी है। तो जो नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, वो साउथ की टिप को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
ये आप देख सकते हो ध्यान से, इसी में आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नॉर्थ साइड जो है वो साउथ वाली टिप्स को अपनी तरफ रखेगा। ये देखिए, ये साउथ की टिप होती है, पीछे वाली जो टेल होती है उसकी। ओके, मूव द कंपास नीडल स्लोली एंड मार्क द पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, पहले बिल्कुल पास पास रख दो, उसके मैग्नेट के पास पास रख दो नीडल को। ये देखो पास पास रखी थी यहाँ पे, फिर थोड़ा सा और दूर रखोगे, आपको फिर एक ऐसे कर्व दिखना शुरू होगा। फिर थोड़ा और दूर लेके जाओगे, एक और कर्व दिखेगा, फिर थोड़ा दूर लेके जाओगे। मतलब आपको पूरा पता चलता जाएगा कि इसी तरह से ये जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ये एक्चुअल में नीडल से भी वैसा ही हमें कर्व बना के देती है। ठीक है, तो इससे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही है, एज वेल एज हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत ही ईजी है, ध्यान से बस समझते जाइए सारी चीज़ों को। आगे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अच्छा, एक और चीज़ सच में तुम्हें बताना ही भूल गई। अब जैसे तुम लोग यहाँ पे भूल जाओ बाय चांस कभी भी कि ये जो डायरेक्शंस होती हैं ये नॉर्थ टू साउथ होती हैं, और अंदर जो होती हैं वो साउथ टू नॉर्थ होती है। होता है, मैं भी बचपन में भूल जाती थी, लेकिन जो मेरा याद करने का तरीका था वो क्या था, मेरा नाम ही यार, मेरा नाम ही सब मेरा हेल्प कर देता था। अब जैसे मेरा नाम है निशु, NISHU, और मेरी जो कास्ट है वो है सोनी, SONI। तो निशु सोनी, NS, निशु से सोनी तक, सोनी से निशु तक, बस ऐसे ही मुझे लर्न हो गया था। सॉरी, निशु से सोनी तक, निशु से सोनी तक ये बाहर की साइड हो गया, और सोनी से निशु तक, सोनी से निशु तक ये क्या हो गया, अंदर की तरफ। है ना मज़ेदार? अगर तुम्हें भी याद हो जाए इसी तरह से कर सकते हो। अब देखिए आगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अब जब आप सारा अभी तक मैग्नेट के साथ पढ़ रहे थे, है ना, लेकिन आपको शायद ये वाली बात कई बच्चों को ना पता हो, लेकिन मोस्टली बच्चों को पता है कि जो वायर होती है अगर उसमें करंट है तो वो भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड अपने पास रखता है। मतलब उसके आसपास भी एक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखिए मैंने डायग्राम की फॉर्म में आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टर की साइड पे किसी भी पॉइंट पे जब आप देखोगे, आपको हमेशा इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते दिखाई दे रहे हैं। मतलब वायर के आसपास सर्कुलर फॉर्म में आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आप पहले वाले चैप्टर्स में सब पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर सर्किट वाला फॉर्म सारा, तो उसी की तरह आपको पूरा एक सर्किट बनाना है। वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, आपने यहाँ पे एमीटर लगा दिया है, बैटरी लगा दी है, की लगा दी है। तो जैसे ही करंट पास करता है, ये करंट चला यहाँ से, और ये हमें एक पॉइंट पे उसका मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया। अब ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की करंट के हिसाब से, इसको निकालने का भी एक तरीका होता है जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर दोबारा से इस डायग्राम को ध्यान से देखो ना, आपको एरोज समझ आने चाहिए। ये करंट की अगर डायरेक्शन है, ऐसे करंट चला, ये चल रहा है करंट, ये आया करंट, और हमने एक पॉइंट पे, कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड चेक किया ना, तो ये चल रहा था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरह से। ठीक है, ये तो मैं अपनी मर्जी से गोल गोल बना लेती हूँ, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के ऊपर वो नहीं करेंगे, ठीक है, क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये कैसे निकलती है यार डायरेक्शन, पता है तुम्हें? ये निकलती है राइट हैंड थंब रूल से। अंगूठा दिखाओ, डायरेक्शन पाओ। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, बहुत ही इजी तरीके से बस इसको समझ लो। वो क्या कहता है कि जब आप एक वायर को अपने हाथ में पकड़ते हो, बिल्कुल सीधा, है ना, तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमने करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया, और जो थंब वाला पॉइंट है वो हमें बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो थंब की तरफ है। ठीक है, जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो डायरेक्शन जिसमें वो फिंगर्स घूम गई हैं ना, वो क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देती है। देखो पिक्चर के अंदर आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि ये थंब है, इसकी डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, ये करंट जा रहा है, और ऐसे हमारी उंगलियां घूम गई तो इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। बहुत ही इजी है, बस इस पर थोड़ा सा वर्क करना होता है। अपने हाथ से आप खुद करके देखा करो, अलग अलग डायरेक्शंस में करंट को रख के, और फिर चेक करो कैसा आता है।
ठीक है। अब देखिए मैंने फिर से एक और डायग्राम दिखाया आपके लिए। एक मैंने दिखा दिया कि जब करंट नीचे की तरफ होगा तो अपनी फिंगर्स को ध्यान से देखो मोड़कर, नीचे की तरफ राइट हैंड ही लेना है, कभी भी लेफ्ट हैंड मत ले लेना। राइट हैंड को इस तरह से करके देखो नीचे की तरफ, तो आपको जो आपकी उंगलियां घूमती हुई दिख रही होंगी वो कैसी दिख रही होंगी, क्लॉकवाइज दिख रही हैं। देखिए इस तरह से करंट आ रहा है और इस तरह से आपकी उंगली जा रही है, तो ये डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल गया। और अगर उल्टा है, ऐसे जा रहा है करंट और ऐसे उंगलियां घूम रही है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, अब जो चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा कितना नहीं स्ट्रॉन्ग होगा ये किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ज़्यादा करंट पास कर रहा होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड करेगी वो वाली वो जो वायर होगी उसके आसपास उतना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ करंट के, ये भूलना मत। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कंडक्टर से होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। चलिए अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब सर्कुलर कॉइल क्या है, जैसे आपने एक कॉपर की वायर ली और उसको गोल सा शेप में जोड़ बना दिया, ठीक है, वो एक सर्कुलर कॉइल बन गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल के अराउंड किस तरह का बनता है, ये नियरली सर्कुलर होता है या फिर कॉन्सेंट्रिक होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जब आप इसको चेक करोगे इस तरह का बनेगा। और ध्यान रखना इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस पे इतनी टेंशन मत लेना। आपको दिख रहा होगा ये एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक है, इसके अराउंड जब मैग्नेटिक फील्ड चेक किया गया तो ये नियरली सर्कुलर दूर दूर तक जाते हुए दिख रहे हैं आपको, और कुछ पॉइंट्स पे ये क्या है, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज मैक्सिमम एंड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। ये जो सेंटर ऑफ कॉइल है ये देखो आपको पूरा यूनिफॉर्म एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला बस पॉइंट्स याद रख लो। उसके बाद है कुछ कुछ कभी कभी एक आधे नंबर में इस पे पूछ लिया जाता है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर पे अफेक्ट करती हैं। ठीक है, मतलब सर्कुलर कॉइल जिसमें करंट घूम रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड पे कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वाले में बताया था, इसमें भी सेम है। जितना ज़्यादा उसमें करंट घूम रहा होगा उतना ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सेकंड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। ठीक है, जितना ज़्यादा कंडक्टर से डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। सो ये वाली चीज़ याद रखना। और तीसरा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। ये अगर एक सिर्फ कॉपर की सिंगल तार ली जाती तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कम होगा, लेकिन अगर हम इस पे और ज़्यादा घुमा घुमा के तीन चार कॉइल्स कर दें इकट्ठी तो वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्या ये वाली बात हो गई क्लियर? बिल्कुल हो गई। अच्छा, जो मैंने अभी अभी बताया कि अगर इन्हीं कॉइल्स को एक को फिर एक और एक दूसरे पे चढ़ाते जाओ, लंबा करते जाओ, तो ये जो चीज़ बनती है ना, इसी को सोलेनॉइड बोलते हैं भाई साहब, ध्यान रखना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। अब आपको सोलेनॉइड दिखा दिया गया है, अब उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा जो अगर करंट उसके अंदर से पास करवाया जाएगा, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आपको यहाँ पे सोलेनॉइड की मैंने आपको नीचे एक पिक्चर लगा के दिखाई है। इसमें क्या किया, तार को लपेट लपेट के अच्छे से, जैसे तुम टीचर को लपेटते ना अपनी बातों में कि वह टेस्ट ना ले तुम्हारा, इसी तरह से इसको लपेट लिया जाता है। सोलेनॉइड क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, ये लंबी कॉइल होती है जिसमें बहुत सारे टर्न वाइज कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा जा रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट आर सिमिलर टू दैट ऑफ सोलेनॉइड। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना, कैसी बनती है, वही जो नॉर्थ टू साउथ मतलब निकल रही थी ना, तो इसी तरह से सोलेनॉइड में भी आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाती हैं। सोलेनॉइड को यूज़ किया जाता है
किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए, जैसे कि सॉफ्ट आयरन है, हम उसको मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम सोलेनॉइड को यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं, इसके दो तरह के हम मैग्नेट बना सकते हैं। कौन कौन से? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट। तो जो ये दो तरह की मैग्नेट्स का हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होती है जो टेम्परेरी होती है, मतलब जब तक उसमें करंट चल रहा है वो मैग्नेट है, करंट बंद कर दिया तो वो मैग्नेट नहीं है, वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है, मतलब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में उसको डीमैग्नेटाइज करना ईजी नहीं होता है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? स्ट्रेंथ कैन बी वेराइड, मतलब स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं रहती है। करंट कम है तो कम स्ट्रेंथ है, करंट थोड़ा सा बढ़ गया तो स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रेंथ फिक्स हो जाती है, जो उसको बना दिया गया वो वैसी की वैसी स्ट्रेंथ उसकी फिक्स हो जाती है। थर्ड पॉइंट है पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप पीछे से करंट को एक बार बंद कर दोगे, करंट बंद होते ही क्या होगा, करंट बंद होते ही एक बार वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको फिर से स्विच को ऑन कर दोगे उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। ठीक है, नॉर्थ वाली चीज़ साउथ, साउथ वाली चीज़ नॉर्थ बन जाएगी। ऐसे ही परमानेंट मैग्नेट जो होगी, लेकिन उसमें पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे तो किया जा सकता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, जनरली इसको करना इजी नहीं है। उसके बाद है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, लेकिन ये क्या होती हैं, वीक मैग्नेट्स होती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें करंट की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम कर सकती हैं, लेकिन ये परमानेंट मैग्नेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। अच्छा, एक और चीज़ आप सोच सकते हो, जो बड़े बड़े कूड़े के ढेर में से आयरन की चीज़ों को निकालना आपने देखा होगा, वो चिपक के उसके ऊपर चिपक जाती है उस मशीन के ऊपर, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन ऐसे ही हम परमानेंट चुंबक सी ले लेके हाथ में से ले लेके उसको उठाते जाएंगे तो वो उसका काम नहीं कर सकती है। परमानेंट मैग्नेट ऐसा काम नहीं कर सकती है, वो वीक होती है। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे बनती है, ऐसे दिखती है। Electromagnet consists of a long coil of insulated copper wire wrapped on a soft iron core। ठीक है, पतली सी आयरन की कोर के ऊपर हम कॉपर को लपेट देंगे अच्छे से, और ये एक टेम्परेरी मैग्नेट है ऑब्वियसली, ये अपना इफेक्ट लूज़ कर देगी अगर उस पर करंट हम पास नहीं करेंगे। तो ये हम घर पे बना के देख सकते हैं। ये वाली चीज़ देखो, बैटरी के साथ कॉपर वायर को अटैच किया और उस कॉपर वायर को एक सॉफ्ट आयरन की चीज़ के ऊपर लपेट दोगे तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करेगी जब तक उसमें करंट चल रहा होगा। करंट हटते ही वो काम ख़त्म। आगे देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। इस पे भी कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जो आते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरह का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। सबसे पहले समझिए कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, किसी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स क्या लग रही है। ठीक है, इफ़ अ करंट कैरिंग वायर इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए आपको यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर वाली कोई भी फॉर्म को अगर हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे ना, तो उस वायर पे फोर्स लगती है। ठीक है, इस चीज़ की जो स्टडी की थी, इसकी जो डिस्कवरी की थी, वो एम्पियर ने की थी। तो ये वाली चीज़ आपको बस समझनी है कि इसका क्या मतलब है। इसके लिए एक सेटअप दिखाई दे रहा होगा नीचे, ये ए बी वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लटका दिया गया है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ये जो करंट वरंट सारा आपको आता हुआ दिख रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगती है। तो वो कैसे निकाली जाती है, कैसे फोर्स है, किस डायरेक्शन में, ये सब चीज़ें हमने सीखनी है। तो इसी पे बस क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। एज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, द मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो एक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब जैसे कि जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ पे करंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगी कि किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को भी उल्टा कर दूँ ना, मतलब ऐसे अगर चलना शुरू होगा करंट, तो जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी भी डायरेक्शन हो सकता है क्या हो जाएगी, उल्टी, दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, एज करंट इंक्रीजेज फोर्स एक्टिंग ऑन वायर ऑल्सो इंक्रीजेज। ये हम बार बार पीछे भी बढ़ते आ रहे हैं, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड तक तुम पढ़ चुके हो ये चीज़, तो अब फोर्स को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर दो कि अगर करंट बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उतनी ज़्यादा उसमें ताकत आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो फोर्स बढ़ जाएगा, वायर के ऊपर उतना ही फोर्स लगेगा।
लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ फोर्स इंक्रीजेज, ये भी ऑब्वियस है। अगर जो वायर है उसकी लेंथ को बढ़ा दिया जाए ना, तो फिर जो फोर्स की वैल्यू है और भी बढ़ जाएगी। मोर मैग्नेटिक फील्ड, मोर फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कर दोगे ना, जिस भी फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम बढ़ा दोगे, उतना ही वहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली बात हम समझ चुके हैं कि जो फोर्स है उसकी अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी ही होगी। अब तुम थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होगे, मतलब इन तीन चीज़ों से हमें कुछ मंत्र मिलने वाला है और वो मंत्र याद करना है बहुत ज़रूरी। तो एक बार फिर से इस चीज़ को फिर से देख लो। आपको जो यहाँ पे कंडक्टर दिख रहा है, देखो कितनी लंबी वायर से उसको जोड़ रखा है ना। तो ये जो वायर है अगर और ज़्यादा लंबी ले लोगे तो फिर उसमें क्या होगा, फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो इन्हीं तीन चीज़ों का जो मैंने नाम लिया है यहाँ पे, कि जो फोर्स है वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, मतलब फोर्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए एक रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल ध्यान रखना। इसमें आपको लेफ्ट हैंड रूल किस में लगा रहे हो, फोर्स निकालने के लिए। तो ये जो आपको लगाना है रूल ना, तो इसको देखो, जैसे मैंने हाथ यहाँ पे 2 बार आपको दिखाई हैं पिक्चर्स। आप जिस भी फॉर्म में बनाना चाहो आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओ। बस याद क्या रखना है आपको, जो आपका अंगूठा है, जो आपका थंब है, ठीक है, वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा भी, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगा है। जो आपकी फर्स्ट जो फिंगर होती है, जिसको हम 4 फिंगर बोलते हैं, वो किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और जो मिडल फिंगर है वो किसको दिखा रहा है, करंट को। फिर से देखिए, जो ये थंब है हमारा, ये किसको दिखा रहा है, फोर्स को। ये जो फर्स्ट जो आप उंगली दिखाते हो, ओ एक करके बोलते हो, ये किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको आप बी से ऐसे करके डिनोट करते हो। और ये किसको दिखाता है, करंट को, आई को दिखाते हैं हम इस तरह से। ठीक है, तो बस इसी को, बस हाथ को उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा करके घुमाते जाओगे और आपकी हर चीज़ निकलती जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकल जाएगी। ठीक है, अगर हमें पता है इस डायरेक्शन में करंट है तो पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स लग रही है। सो देखिए आगे, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इजी टॉपिक है, जिसको बच्चे एक हुआ समझ लेते हैं, मतलब बच्चे समझते हैं कि भूत आ गया, बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी ध्यान रखना। इस चैप्टर में जो ये इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, ये जो टॉपिक्स है ना, इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आज से लगा लो, जब मैं अपनी 10th क्लास में थी ना, तब आया होगा कभी वर्किंग वर्किंग या डायग्राम बना दो। अब काफ़ी सालों से, लगभग 5 सालों से 6 सालों से, मैंने कभी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये नहीं देखा कि इसका डायग्राम बना दो या फिर इसकी वर्किंग बता दो, इसके पॉइंट्स लिख दो वर्किंग के। बहुत ही कम आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वर्किंग नहीं समझनी, ज़रूर समझनी है। इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी उसका टाइप बताऊंगी कैसे आएंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये वाली चीज़ अभी याद कर लो। मोटर और जनरेटर के लिए आपको दोनों चीज़ें लर्न करनी है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना, हमारे घर में सब अप्लाइंसेस, मेनली जो भी फैन, मिक्सर, कंप्यूटर और इवन वॉशिंग मशीन, इनमें भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर ही मिलेगी। तो कई बार मम्मी कहती है ना, मोटर ख़राब हो गई, अब मशीन नहीं चल रही, घूम नहीं रही। तो भाई कैसे घूमेगी, फोर्स ही वहाँ पे लगनी बंद हो गई है। जो आप अभी मैग्नेटिक फोर्स पढ़ चुके हो ना सारा, ये सब सब कुछ फंडा ना, सब इलेक्ट्रिक मोटर में है, जो बहुत ही ईजी है। आप बस एक बार सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ। इसकी जो वर्किंग है वो क्या है। जो ये यहाँ पे आपको ABCD दिखाई दे रहा है, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, इसी पे कॉइल की टर्न्स वगैरह सारी लपेटी जाती हैं, जितना भी हमें स्ट्रेंथ का वो चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सल दिखाई दे रहा होगा, यही है जो गोल गोल घूमेगा और उसको आर्मेचर को भी साथ साथ घुमाएगा। ठीक है, इस पे आपको जो ये रिंग्स दिखाई दे रही है ना, ये अलग अलग ली जाएंगी, ध्यान रखना। ये स्प्लिट रिंग्स कहलाती हैं। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स का क्या काम होता है, इसको हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। जो मतलब करंट को की जो डायरेक्शन होती है ना,
जो इसके घूमने की, किसकी, आर्मेचर के घूमने की, उसकी डायरेक्शन को बदलने के लिए, जैसे ये गया करंट और ये वापस भी आया, तो ये चीज़ करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्प्लिट रिंग्स की। आप आगे ध्यान देंगे, आपको आगे जो जनरेटर मिलेगा उनके अंदर ऐसा नहीं होगा, उनमें अलग अलग ब्रशेज़ भी मिलेंगे आपको, जो रिंग्स होती हैं वो अलग अलग भी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो ये जो स्प्लिट रिंग्स का यूज़ है, मैंने आपको बता दिया क्या किस लिए होगा, ताकि उसकी डायरेक्शन को क्या किया जा सके, बदला जा सके, रोटेशन को, ठीक है। अच्छा, फिर से दोबारा देख लीजिए, नीचे बैटरी भी दिख रही है आपको, की भी लगी हुई है, ब्रशेस भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। अब आपको सिर्फ इसके अंदर इसका क्या प्रिंसिपल है वो, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली थी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये 3 जो डेफिनेशन लिखी है ना यहाँ पे, डेफिनेशन नहीं, प्रिंसिपल लिखा है, और जो 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, एज द करंट फ्लोज इन द कॉइल, जैसे ही करंट फ्लो करता है कॉइल के अंदर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, कैसे पड़ी है, देखो नॉर्थ साउथ दिखाई दे रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा गया है। देन फोर्स इज प्रोड्यूस्ड दैट रोटेट्स द कॉइल, और फिर क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या रह गया, फोर्स रह गया। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करती है। अब समझ आया, जब मोटर ख़राब होती है मशीन की, तो मम्मी क्यों कहती है मशीन नहीं चल रही, क्योंकि फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रही, वो मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं प्रोड्यूस होगी तो मशीन कैसे चलेगी। समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, अब देखिए कॉम्यूटेटर, जो मैं अभी तुम्हें बता रही थी। कॉम्यूटेटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन, मतलब फ्लो को रिवर्स करता है, ठीक है। मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में वो चलता जाएगा तो वो उसको घुमा नहीं पाएगा, जो आर्मेचर है वो घूम नहीं पाएगा, तो आर्मेचर प्रॉपर से घूमे, इसी वजह से थोड़ी थोड़ी देर में जो करंट है वो रिवर्स वापस आता है, जिसकी वजह से वो बिना रुके घूमती है और फोर्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये देखो ध्यान से फिर से, ये करंट एरो दिख रहा होगा आपको, ये करंट गया और ये करंट आया, तो ये जो डायरेक्शन बदल रही है, ये किसकी वजह से बदलती है, कॉम्यूटेटर की वजह से, ठीक है। तो बस ये याद रख लेना। आगे है आर्मेचर, ये सॉफ्ट आयरन कोर होती है ऑन विच द कॉइल इज वाउंड, ये मैंने आपको अभी बताया था कि इसको आर्मेचर, इसको बोलते हैं आर्मेचर, ये पूरा आर्मेचर इसके साथ मिला के है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा गया, और इसको कम्प्लीटली इकट्ठे को क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। इट एनहेंसेस द पावर ऑफ मोटर, देख लो इसका क्या ज़रूरी काम है कि ये मोटर की पावर को एनहेंस करती है, इसके बिना मोटर की पावर ही नहीं है कुछ भी। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज़ तुम सबको क्लियर हो गई होगी। फिर से दोबारा से अब सुनते जाओ क्या है इसके अंदर। यहाँ जो बैटरी लगी है, बैटरी का काम क्या है, बैटरी की वजह से करंट फ्लो करेगा, और जो यहाँ पे सारी जो लूप बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसके अंदर करंट सिर्फ और सिर्फ बैटरी की वजह से मूव करता है, ठीक है। तो ये दिख रही है आपको बैटरी, तो बैटरी का यूज़ मैंने आपको बता दिया, ये उसकी वर्किंग में आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। अच्छा, फिर जो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास क्रिएट होता है, इसी की वजह से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और उसी की वजह से लूप जो है वो क्या करती है, रोटेट करती है, और देन इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल में। ये देखिए मैंने जो बताया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या क्रिएट होती है, फोर्स, और इसी फोर्स की वजह से ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरा लूप है, हम इसको लूप भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABCD को, ये घूमता है, और ये घूमता है तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दी थी वो मैकेनिकल एनर्जी बनके या मैग्नेटिक एनर्जी बनके बाहर आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ना कि ये जो लूप है कॉन्टिन्यूसली घूमता रहे, तो वो जो डायरेक्शन है ना वो बार बार बदलनी ज़रूरी होती है एवरी हाफ रोटेशन के बाद, जो ये मैं आपको बता रही थी। तो उसकी वजह से, ये स्प्लिटरिंग की वजह से ही वो डायरेक्शन बदल सकते हैं हम, तो इसमें करंट की डायरेक्शन बदल जाती है। देन जो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको रिवर्सल डायरेक्शन में करंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, फोर्स लग रही है, ये सारा चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कॉइल को और पुश करता है, और वो घूमने पे मजबूर रहती है, वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, फोर्स लगता रहता है, वो घूमती रहती है,
और इसी घूमने की वजह से, कॉन्टीन्यूअस रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। आई होप सो सारी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी जो मैंने ये सारे पॉइंट्स बोले हैं, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको फिर से पढ़ सकते हो। मैंने आपको जो यहाँ पे सभी अभी समझाया, ये इसी के अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये बहुत ही ईजी है यार, इस पे तुम जब देख के घबराते हो ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है यार, समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, तो बस एक चीज़ समझ लो, फैराडे था ना, जो फैराडे, जिसको कई फराडे बोलते हैं या जो भी आप बोलते हो, फैराडे ने ये चीज़ की थी। उसने उल्टा दिमाग लगाया, उसने कहा कि अगर मैं उल्टा काम कर दूं, क्या उल्टा काम, कि अगर तुम कहते हो कि हम अगर सॉफ्ट आयरन कोर को सॉलिनॉइड में डाल के या लॉन्ग टर्न्स ऑफ वायर से उसको लपेट देते हैं, मतलब यही वाली फॉर्म जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कि अगर इसके अंदर किसी कंडक्टर को या सॉफ्ट आयरन को रख दिया जाए और उसमें करंट वरंट पास कर दिया जाए, तो करंट वगैरह पास कर दिया जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना, हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी, मतलब हम उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसने क्या सोचा, उसने उल्टा सोचा कि अगर उल्टा कर दिया जाए कि करंट प्रोड्यूस करवाया जाए मैग्नेटिक फील्ड बदल के, समझ गए मेरी बात, करंट बदल बदल के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाना, तो देख लिया कि करंट जितना ज़्यादा जितना कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड और एंड ये वो हम सारा पढ़ चुके। लेकिन उसने क्या कहा, उल्टा करके देखते हैं कि क्या इस मैग्नेट की हेल्प से कभी करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। और हैरानी की बात ये हुई कि हाँ, हो सकता है। ये वाली चीज़ उन्होंने करके देखी, और कैसे करके देखी, जब उन्होंने ये, अच्छा फिर से एक बार डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना, तभी समझ में आएगा अच्छे से। द प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहे कंडक्टर के अंदर, इससे क्या होगा, करंट पैदा होना शुरू होगा दूसरे कंडक्टर में, ठीक है, मतलब वहाँ पे करंट भी हमें फील होना शुरू हो जाएगा कि करंट प्रोड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले जब उसने क्या किया, नॉर्मली बिना बिना उसको हिलाए, बिना उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए चेक किया, तो कोई करंट की रीडिंग नहीं आई, वो ज़ीरो रीडिंग दिखा रहा था, कुछ भी नहीं था। स्टेशनरी मैग्नेट जब रखी तो कुछ भी रीडिंग नहीं आई, कोई करंट प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन ज़रा सा उसने क्या किया, उसको हल्का सा मूव किया ना, तो ये कैसा हुआ, मैं आपको ये उल्टा इसलिए बता रही हूँ कि ये आपको यहाँ से समझना है इस चीज़ को, ABCD से नहीं, मैं उल्टा दिखा रही हूँ कि जब ऐसे ही रखा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब थोड़ा सा हिलाया दिख रहा है, और हिलाया और दिख रहा है, और हिलाया और दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर में उसकी रीडिंग आती गई कितनी अमाउंट ऑफ करंट है। तो मतलब जितना ज़्यादा उसको शेक किया गया, जितना ज़्यादा उसको मूव करवाया गया, किसको, मैग्नेट को, उतना ज़्यादा करंट की रीडिंग दिखी, ठीक है। मतलब ये चीज़ उन्होंने करके दिखा दी कि मैग्नेट की हेल्प से भी करंट बनाया जा सकता है। सो ये बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी और बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे, when the wire is moved in the magnetic field then current flows, this is called induced current। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंड्यूस का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वायर, जो भी चीज़ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में है, वो जो वहाँ पे ली गई है, तो करंट वहाँ पे फ्लो होता है, दिखता है, तो वो जो करंट बना वो इंड्यूस करंट है। इफ़ देर इज़ नो मोर मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ वायर इज़ एट फास्ट रेट देन मोर करंट इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इफ़ देर इज़ मोर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे और वायर की जो मोशन है वो भी ज़्यादा है, फास्ट की जा रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हुआ। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे ये इसको वायर क्यों बोल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फॉर्म में ही एक वायर ली गई है, ठीक है, जो मैग्नेट का काम कर रही है। जितना ज़्यादा उसको मूव करवाया गया उतना ज़्यादा वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। तो चेक करने के लिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है, हमने एक और रूल पढ़ना है अब, जिसको बोलेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को चेक करने के लिए। तो ध्यान रखो प्लीज़ बच्चे, कंफ्यूज मत होना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस पे लग रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन और ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद शुरू हुआ है। और जो तुमने ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, ये कब हुआ था, जब मैग्नेटिक फोर्स निकालना था, ठीक है। तो बस ये वाली चीज़ में कंफ्यूज मत होना। तो देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, जैसे लेफ्ट हैंड रूल था ना, सेम टू सेम राइट हैंड रूल करना है आपको।
जो आपकी फर्स्ट वाली 4 फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है। ये मिडल फिंगर जो है वो करंट की, अब यहाँ पे इंड्यूस करंट बोला जाएगा, जो पैदा हो रहा है, जो बन रहा है। और ये जो है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब हमने किस तरह से उसको मूव करवाया है, उसकी मोशन किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये वो डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब बिल्कुल उल्टा है, ध्यान रखो, जो तुमने मोटर में पढ़ा था वो क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, लेकिन अब क्या है, ये वो डिवाइस है जो मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल में। इसका प्रिंसिपल क्या है, सीधा सीधा ना प्रिंसिपल लर्न कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है। तुम कहोगे मैम इतना बड़ा तो लिखा हुआ है, नहीं, तुम छोटा सा लिख दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जब स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाता है, इंड्यूस करंट फ्लो करता है, ये इसका प्रिंसिपल है। और ये सारी चीज़ें हम ईएमआई में पढ़ चुके हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी अभी हमने पढ़ा है। तो सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जब तुम जनरेटर्स के बारे में पढ़ोगे तो 2 तरह के जनरेटर्स पढ़ोगे, एक एसी एक डीसी। एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। दोनों में क्या फ़र्क है, ऑल्टरनेटिंग करंट की के अंदर जो जो ये डायरेक्शन होती है वो रिवर्स होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है उसके अंदर वो एक ही डायरेक्शन में, जिसमें वो फ्लो कर रहा है वो उसी में फ्लो करता रहता है, लेकिन इसमें वो रिवर्स होता रहता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस। इसको दूर 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 तक इस करंट को भेजा जा सकता है। जैसे कि हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है। जो एसी करंट है वो हमारे घर पे आता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है वो। लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, वो बीच में ही टूट जाता है। तो रिमोट सेल, जैसे घर में नॉर्मली जो हमारे पास रिमोट सेल्स होते हैं वो छोटे डिस्टेंसेस पे काम करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना दूसरे रूम में जाके, दूसरे किसी के घर में जाके हम अपना रिमोट से चैनल बदल देंगे, नहीं हो सकता ऐसा। आगे देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एसी जनरेटर कैसा दिखता है, किस तरह से इसकी वर्किंग है, कैसे इसकी हम डायग्राम बनाएंगे, ये देख लो। अब फिर से वही बात बोलूँगी, डायग्राम वायग्राम, और ये वो 5 से 6 साल हो गए हैं, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि फिर से ज़्यादा पूछा जाए। इसके अंदर से इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पूछ लिए जाते हैं, क्या प्रिंसिपल पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। या फिर किसी ना किसी एक पार्ट का पूछ लेंगे कि इसका क्या काम होता है। तो बस उसको समझने के लिए आपको इसकी वर्किंग करनी ज़रूरी होती है। तो देखिए, आपको यहाँ पे जो मैग्नेट लेनी है ना, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको मैग्नेट लेनी है परमानेंट, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल लिए हमने, फिर से ABCD उसका नाम है। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, पीछे वाले में तुमने जब पढ़ा था वो स्प्लिट रिंग था, वो एक ही रिंग आधे आधे टुकड़े में थी, लेकिन ये 2 हैं रिंग्स, देख लो, R1 R2, इसको स्लिप रिंग्स बोला जाता है, ठीक है। इस पर ब्रशेज लगे हुए हैं, जैसे उस पर B1 B2 ब्रशेज थे, ऐसे इस पर B1 और B2 ब्रशेज हैं। और ये शाफ्ट है जो उसको गोल गोल घुमाने में हेल्प करती है। क्लियर हो गई ये चीज़। तो अब देखिए, ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, इसको हम कार्बन ब्रशेस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, जो ब्रशेस B1 B2 हैं इसको कार्बन ब्रशेस भी बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा सेटअप है, ये गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है, तो ये पता लगता रहता है कितना अमाउंट ऑफ करंट हमने दिया है। सो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे बनाया जाएगा। अच्छा, फिर आता है डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब इसमें देखिए ध्यान से, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग्स का यूज़ हो रहा है, फिर से स्प्लिट रिंग्स आ गई हैं। यहाँ पे हमने स्लिप रिंग यूज़ की हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या आ गई हैं, स्प्लिट रिंग्स आ गई हैं। इसका रीज़न, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बताया था कि अभी जो ये डीसी है इसकी डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती, तो इसकी डायरेक्शन को अगर हम बदलना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे फिर से क्या यूज़ करना पड़ रहा है, स्प्लिट रिंग्स का यूज़ करना पड़ रहा है। तो फुल रिंग्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। दे मेक द करंट टू फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन। देखो लिख दिया यहाँ पे मैंने ये वाली बात, कि फुल रिंग्स अगर यूज़ करेंगे तो वो करंट को एक ही डायरेक्शन में मूव करवाती है। चलिए, अब देखिए फिर से ये सारा जो बना हुआ सेम टू सेम दिख रहा है यार, आपको कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस गैल्वेनोमीटर ज़रूर लगा देना यहाँ पे, करंट की डायरेक्शन दिखा देना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस दिखा देना। अब ये कैसे निकालते हैं ये तुम्हें मैं बता चुकी हूँ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा लेना, तुम्हें डायरेक्शन पता लग जाएगी। आगे है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स।
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जिसमें आपको फ्यूज़ के बारे में और ओवरलोडिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप सब कुछ ये याद कर लो और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बस इसको समझते जाना। हमारे घर में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, डोमेस्टिक मतलब हमारा जो घरेलू पूरा जो सब वायरिंग हुई है वो कैसे हुई है, उसमें 3 तरह की वायर्स मिलेंगी आपको। न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर की होती है, अर्थ वायर जो कि ग्रीन कलर की होती है, और लाइव वायर जो कि खतरनाक वाली होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक है, ये तीनों वायर्स क्या करती हैं तो देख लीजिए। मैंने लाइव वायर के लिए रेड कलर और न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थ के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लाइव वायर क्या है देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम दिस वायर इन आवर हाउस एंड रन्स द डिवाइसेस। इसी वायर से जो जो बिजली घर होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, हमारे घर के जितने भी डिवाइसेस हैं इसी से चलते हैं, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी के अंदर होता है। उसके बाद है न्यूट्रल वायर जो ब्लैक कलर की होती है। इट ब्रिंग्स बैक द इलेक्ट्रिसिटी टू पावर हाउस। अब बिजली ली है तो बिजली भेजनी भी पड़ेगी, मतलब सर्किट का फ्लो होना ज़रूरी है। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट जहाँ से आ रहा है वहाँ पे उस जगह पे तक वापस भी जाना ज़रूरी है। तो इसको लेके जाने के लिए, करंट को वापस लेके जाने के लिए न्यूट्रल वायर होती है जो उसके अंदर लगी हुई होती है, और इसका पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, लगभग 0 वोल्ट। ठीक है, और तीसरी वायर जो कि सबसे ज़रूरी वायर है, जो सबसे सेफ वायर है, वो हमें शॉक से बचाती है, वो होती है अर्थ वायर। वो मेटेलिक प्लेट जो कि ग्राउंड में या अर्थ में बरिड होती है। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग है ये, यहाँ पे करंट वरंट सब जो चल रहा है, कभी हमें शॉक वॉक ना लग जाए उसकी सेफ्टी के लिए नीचे एक मेटेलिक प्लेट अर्थ में रख दी जाती है। और ये जो ग्रीन वायर होती है ये इसी मेटेलिक प्लेट से जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से कभी भी करंट आता है, बिजली चमकती है, वो उसमें से सारा करंट मेटल की बॉडी में से नीचे जाके नीचे चला जाता है, पूरा करंट नीचे फ्लो कर जाता है, कहाँ, ग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से अगर हम उसको हाथ लगाते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता है। लेकिन यार कभी कभी आधा आधा लग भी जाता है, ऐसा मत करना कहीं उसके अंदर प्लग में हाथ डाल के खड़े हो जाना कि मैम ने कहा था शॉक नहीं लगता है, खतरों से नहीं खेलते बच्चा। उसके बाद है फ्यूज़। फ्यूज़ क्या है, ये सब ने देखा होगा, सबके घरों में होता है इस तरह का, तो इसीलिए मैंने ऐसी सी ही पिक्चर आपके लिए लगा दी है। फ्यूज़ क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो करंट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। सर्किट में जो करंट फ्लो करता है उसकी अमाउंट को कंट्रोल करता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है ना, वो ये है कि ये अगर करंट कभी ज़्यादा हो जाता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ फ्यूज़ ही है, जो हमारे घर के बाकी फिर मतलब हमारे घर की सभी अप्लाइंसेस को जलने से, ख़राब होने से बचा देती है। ठीक है, तो इफ़ करंट इज़ मोर देन द रेटेड वैल्यू, जो जो वैल्यू आनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा करंट आ रहा है तो जो ये फ्यूज़ है ये सबसे पहले मेल्ट हो जाता है। मतलब जो फ्यूज़ के अंदर लगी हुई जो वायर है ना, ये मेल्ट हो जाएगी, जिससे वहीं करंट रुक जाएगा। करंट इनकम जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो गया, ब्लॉक हो गया, तो अब वहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, बाकी किसी भी अप्लायंस को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी, हमारी सर्किट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्यूज़। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो हमारे घर में इस तरह से लगा भी होता है, इसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं, लाइव के और न्यूट्रल वायर के, जो कि हमारे पूरे घर में लगे हुए होते हैं, और इन्हीं की वजह से सारा सर्किट चल रहा है, घर के अंदर सारे अप्लाइंसेस चल रहे हैं। बड़े बड़े अप्लाइंसेस के लिए बड़ा फ्यूज़ लगभग 15 एम्पियर वाला फ्यूज़ होता है, और छोटे छोटे अप्लाइंसेस जो होते हैं उसके लिए 1 वायर वाला फ्यूज़, वो कौन सा होता है, 5 एम्पियर का फ्यूज़ होता है, वो यूज़ किया जाता है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं, 15 एम्पियर फ्यूज़ और 5 एम्पियर फ्यूज़ लगते हैं। तो इस तरह से बस मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाई सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, जहाँ से हमारे घर के अंदर जो ये लगा होता है, जहाँ से सारे अप्लाइंसेस की वायरिंग हो रही है। ठीक है, आगे देखिए, ये मैंने एक जस्ट वैसे ही आपके लिए पिक्चर दिखा दी कि कैसे पूरा ट्रांसमिशन चलता है, किस तरह से बिजली आती है। तो जिधर से जनरेशन हो रही है, पावर स्टेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये आपको करना नहीं है, ये जस्ट मैंने एक समझाने का वे दिखाया कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं और अच्छे से। ये जहाँ से जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफार्मर के थ्रू ट्रांसमिट होती हुई एक सब स्टेशन पे जाएगी, उधर से अलग पावर लाइन से होती हुई, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से होती हुई,
फिर एक सब स्टेशन पे जाएगी जिधर से, जैसे कहते हैं ना बड़ा वाला पावर स्टेशन, फिर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होते हुए जो अलग अलग बिजली घर होते हैं वहाँ, वहाँ से बिजली जो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या फिर पावर हाउस जिसको भी बोलो आप, वो पावर लाइन के थ्रू अलग वाले बिजली घर तक भेज रहे हैं। फिर वो आगे तारों के थ्रू वो आपके घर में भेज रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट चाहिए तो वो कंजप्शन जो होती है वो कमर्शियल कंजप्शन होती है, बड़े लेवल की होती है, तो वो यहाँ पे आ जाती है। सो ये पूरा का पूरा एक सेटअप होता है, एक जाल होता है, छोटी सी सिस्टम नहीं होता है कोई भी। आगे देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसमें जो फ्यूज़ होता है वो मेल्ट होता है। उसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक होता है ओवरलोडिंग, लोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है। और दूसरा है शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग क्या है? व्हेन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सर्किट। बहुत ज़्यादा करंट अगर वहाँ से लिया जाएगा एक ही सर्किट के अंदर से, ये सिचुएशन ओवरलोडिंग होती है। और शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, मतलब रेड कलर की वायर और ब्लैक कलर की वायर जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, टच हो जाए, तो इससे क्या होता है, कोई भी डिफेक्ट की वजह से अगर टच हो सकती है, मतलब उनके ऊपर की कवरिंग इंसुलेशन टूट जाए, हैवी करंट आ जाए, ठीक है, ये जो सिचुएशन होती है उससे एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब आपको जो याद रखना है वो क्या है कि ओवरलोडिंग जो होती है वो किस वजह से होती है? एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, पीछे से जो वोल्टेज है एक्सीडेंटली बढ़ जाए उससे भी ओवरलोडिंग हो जाती है। और दूसरा क्या है, जब हम एक ही जो हमारे पास सिंगल सॉकेट होता है उसमें मल्टीपल बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देते हैं, ये सबके घरों में होता है, हमारे घर में भी होता है, सबके घर में होता है, ये वाला सिस्टम है ना जानी, ये ओवरलोडिंग है। कभी भी पटाखा बोल जाएगा ऐसा मत किया करो। अच्छा चलिए, तो अब सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे करा दिए हैं। लाइक कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। लेकिन तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, टाइम टू चेक योर नॉलेज। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बार मैग्नेट के बाहर की तरफ, वो कैसे जनरेट होती हैं? अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और सेकंड क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं करंट कैरिंग वायर को वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने पकड़ा हुआ है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाना चाहता है तो करंट किस तरह से पास होगा, करंट की क्या डायरेक्शन होगी, ये तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और मैं वहाँ पे इसका आंसर दूंगी। तो अब बस सिर्फ इतना कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल भी अच्छा लग जाए तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और वीडियो को शेयर